जय हिंद बच्चों। रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, कल मैंने आपको त्रिकोणमिति फलनों का आलेख के बारे में बताया था, जिसमें fx इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैंने कल पढ़ाया था। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग fx इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे, यानी आज हम कोसाइन फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ किस प्रकार बनाना है, हमें इसको समझने के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। fx इक्वल टू कॉस एक्स। सबसे पहले आप दो परस्पर लंबवत रेखाएं, जिनमें से एक x एक्सेस है, एक x अक्ष है तथा दूसरी y एक्सेस y अक्ष है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु को आप O यानी ओरिजिन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब cos x के ग्राफ के लिए, जैसा कि sin x के ग्राफ में मैंने पढ़ाया था कि x अक्ष पर इक्वल डिस्टेंस पे आप कुछ नंबर्स को मार्क कर लेंगे। जैसे ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे बढ़ेंगे, ये पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3π/2 और 2π। नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे तो ये -π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -π को। सिमिलरली बाई एक्सेस पे दो संख्याएं मार्क करेंगे, +1 और -1। इन सभी संख्याओं के बीच गैप समान होना चाहिए। हो सकता है आपको इक्वल नजर ना आए, लेकिन बेसिकली ये इक्वल ही होना चाहिए। अब आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 का मान 0 होता है। तो cos 0 1 ये पॉइंट मार्क किया, cos π/2 0 होता है, ये मार्क किया। cos π मीन्स 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी। cos 270 डिग्री यानी cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है, और cos 2π 1 होता है। इन पॉइंट्स को फ्री हैंड आप ज्वाइन कर दें तो cos x का ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली cos -π/2 0 होगा, cos -π -1 होगा, और इस प्रकार इसको भी आप इधर ज्वाइन कर दें तो ओवरऑल दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। cos x का ग्राफ आप देख रहे हैं कि इसको इसी आधार पर या इसी प्रकार से x अक्ष की दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी फलन के आलेख को x अक्ष की दोनों दिशाओं में विदाउट ब्रेकिंग एक्सटेंड किया जा सके तो उसका डोमेन यानी कि प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल R होता है। और रेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी फलन की रेंज बतानी हो, यानी परिसर बताना हो, तो परिसर बताने के लिए आप उस ग्राफ का विस्तार y अक्ष के अनुदिश देखेंगे। y एक्सेस के लॉन्ग आप देखते हैं कि मैक्सिमम +1 तक और मिनिमम -1 तक ही ग्राफ आता है, और कोण कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये न्यूनतम -1 तक आएगा, अधिकतम +1 तक, इस प्रकार इसी इंटरवल में मूव करेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ है कि cos x की रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1, -1 हो। डोमेन और रेंज के बाद अब आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 चतुर्थांश होते हैं, और cos x की बात की जाए तो प्रथम चतुर्थांश में cos x पॉजिटिव होता है, द्वितीय में नेगेटिव होता है, तृतीय में भी नेगेटिव होता है, चतुर्थ में पॉजिटिव होता है। ग्राफिकली अगर आप देखें तो 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश हुआ, और प्रथम चतुर्थांश के लिए cos x का ग्राफ एबव x एक्सेस है, जो ये दर्शाता है कि प्रथम चतुर्थांश में cos x धनात्मक होगा। द्वितीय चतुर्थांश की बात की जाए जो कि π/2 से पाई होता है, इस इंटरवल के लिए ग्राफ बिलो x एक्सेस यानी x अक्ष के नीचे लाई कर रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में cos x नेगेटिव होता है। सिमिलरली तृतीय चतुर्थांश यानी π/2 3π/2 cos x का ग्राफ पुनः आप देखते हैं बिलो x एक्सेस है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में भी cos x नेगेटिव होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश की बात की जाए तो ये एबव x एक्सेस लाई कर रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि चतुर्थ चतुर्थांश में cos x पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल क्वाड्रेंट वाइज अगर cos x की आप पॉजिटिव या नेगेटिव बताने की बात कही जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फोर्थ में ये पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं cos x पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी ग्राफिकली हमें स्पष्ट हो गया है कि किन चतुर्थांशों में ये पॉजिटिव या कौन किन में नेगेटिव होता है। अब इसके बाद बात आएगी कि ये किस चतुर्थांश में वर्धमान फलन है और किस चतुर्थांश में ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसा कि कल sin x का ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो बताया था कि यदि x अक्ष की धनात्मक दिशा में चलने पर किसी फलन का आलेख ऊपर की ओर मूव करे, ऊपर की ओर चलता है, तो आप उस अंतराल के लिए उस फलन को इंक्रीजिंग कहेंगे, और जिस अंतराल के लिए फलन का यानी उस फलन का आलेख x अक्ष नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है या नीचे की ओर चलता है, उस इंटरवल में आप उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 to π/2। 0 पे अगर हम cos x का ग्राफ देखें तो इस पॉइंट पे है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ग्राफ नीचे की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ह्रासमान फलन है, और इसका मान 1 से लेकर 0 तक घटता है, 1 to 0। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की जाए द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश का मतलब होता है π/2 to π/2 पे cos x का मान 0 है, और जैसे जैसे π/2 से पाई की ओर मूव करते हैं cos x अगर आप नीचे की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब है द्वितीय चतुर्थांश में भी ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ह्रासमान फलन है, और इसकी वैल्यू 0 से -1 तक डिक्रीज होती है। तृतीय चतुर्थांश की बात की जाए तो तृतीय चतुर्थांश पाई से 3π/2 होता है, तो पाई टू 3π/2 यानी जैसे जैसे पाई से 3π/2 की ओर मूव करेंगे cos x का ग्राफ ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, यानी ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में cos x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका मान -1 से लेकर 0 तक बढ़ता है। चतुर्थ चतुर्थांश की बात की जाए तो चतुर्थ चतुर्थांश 3π/2 से लेकर 2π तक होता है। जैसे जैसे 3π/2 से 2π की ओर आप जाएंगे, आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ
ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो आप कह सकते हैं चतुर्थांश में भी cos x एक वर्धमान फलन है और इसका मान 0 से लेकर 1 तक बढ़ता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ग्राफिकली यानी ग्राफ की सहायता से cos x से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, cos x का प्रांत क्या है, परिसर क्या है, वो पता चल गया। किन किन चतुर्थांशों में धनात्मक और ऋणात्मक होता है, वैसे तो ऑलरेडी पहले ही पता है हमें, क्योंकि हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी ग्राफ की सहायता से किसी भी फलन, जैसे उदाहरण के लिए ये फलन एक दे रखा है जिसका ग्राफ ये है और यहाँ पे कुछ संख्याएं अंकित हैं, यहाँ -1 लिखा है, ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए यदि y = fx का आलेख है, ये y = fx का आलेख है और हमसे ये पूछ दिया जाए कि f2 का मान बताओ, तो f2 मीन्स x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे क्या होगी ना पूछ के, बल्कि ये पूछेगा कि f2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अगर हम देखें तो 2 1 के दाईं ओर स्थित होगा और 2 पे देखें तो ग्राफ x अक्ष के ऊपर है और जिस इंटरवल के लिए किसी फलन का ग्राफ x अक्ष के ऊपर होता है उस अंतराल में उसको धनात्मक कहते हैं। तो आप देखेंगे x = 2 पर फलन का आलेख, यानी x का मान 1 से अगर ज्यादा है, इसे यहाँ से देखिए आप, 1 से आगे x की वैल्यू कुछ भी हो, ग्राफ सदैव x अक्ष के ऊपर लाई करेगा। तो x > 1 के लिए fx हमेशा धनात्मक होगा। फॉर x > 1 fx इज ऑलवेज पॉजिटिव। एज वेल एज आप देखेंगे कि यदि x <-1 है, यानी x का मान अगर -1 से कम लिया जाए तो भी ग्राफ सदैव x अक्ष के ऊपर होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर x <-1 अगेन fx इज पॉजिटिव, fx इज पॉजिटिव। बात यदि ये की जाए कि f0 क्या होगा, तो f0 आप देखेंगे -1 और 1 के बीच की संख्या है और -1 से अधिक और 1 से कम के लिए fx का ग्राफ x अक्ष के नीचे स्थित है, यानी ओपन इंटरवल -1, 1 के लिए fx हमेशा नेगेटिव होगा। तो f0 आपका क्या होगा, फॉर x = 0 fx इज नेगेटिव। तो कुल मिला के ग्राफ से हमें इन चीजों की जानकारी मिलती है। अब आप देख रहे हैं कि ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए समझाया था कि आपके मन में ये आएगा कि सर मुझे तो पहले ही से पता था कि प्रथम चतुर्थांश में cos x पॉजिटिव होता है, द्वितीय में नेगेटिव होता है, तृतीय में भी नेगेटिव होता है, चतुर्थ में पॉजिटिव होता है। लेकिन फिर भी यदि हमें ग्राफ किसी और फलन का दे दिया जाए तो कैसे पता लगाया जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर से आप cos x के ग्राफ पे ही आ जाएं। तो cos x के ग्राफ पे आने पे आप देखेंगे पीरियड, cos x का पीरियड क्या होगा और यस cos x का पीरियड हमें बताना है। तो पीरियड के लिए जैसा कि कल sin x का मैंने जब आलेख बनाया था तो आपको बताया था कि पीरियड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पर ग्राफ की पोजीशन को देखते हैं। सपोज x = 0 पर ग्राफ इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो पुनः कितनी डिस्टेंस चलने के बाद उसी दिशा में चलना प्रारंभ करेगा। तो आप देख रहे 0 पे ग्राफ के चलने की दिशा इधर है और 2π पर भी उसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी यही cos x का आवर्तनांक या पीरियड हो जाएगा। तो cos x का पीरियड 2π।
ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये न केवल cos x के लिए आप बता सकते हैं, बल्कि जब जब cos की विषम घात होगी, cos क्यूब x हो, cos टू द पावर 5x हो, यानी दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी ऑड पावर ऑफ cos x। cos x की किसी भी विषम घात का अगर आलेख बनाना हो तो आप सदैव यही बनाएंगे। और जितनी भी जानकारी आप cos x के बारे में रखते हैं कि डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सारी की सारी cos x की किसी भी विषम घात का अगर पूछा जाए रिजल्ट आप यही बताएंगे, और पीरियड भी 2 पाई रहेगा। तो बच्चों ये cos x का ग्राफ हुआ है, और बच्चों इसको देखने के, इसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। देखने के बाद आप अपने विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। जैसा आपको कुछ और बोलना हो, कुछ और हमसे पूछना हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यदि हमें cos x की समघात का आलेख बनाना हो, यानी कि वी हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ इवन पावर्स ऑफ cos x। फॉर एग्जाम्पल, if we have to draw the graph of mod cos x or any even power of x like cos square x, cos to the power 4x and so on, then you know that the portion of the graph which lie below x-axis you can draw its image above x-axis। जैसा कि मैंने कल बताया था कि cos x का ग्राफ अगर दिया जाए और आपको mod cos x का ग्राफ बनाना है, तो cos x के आलेख में जो भी भाग x अक्ष के नीचे है उसका प्रतिबिंब x अक्ष के ऊपर बना दें, तो आपको cos x की सभी समघातों का ग्राफ मिल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये पोर्शन बिलो x एक्सेस है, इसको आप इमेज जब बनाएंगे तो इस प्रकार पहले डॉटेड बनाएं, बाद में डार्क कर दें। सिमिलरली ये आलेख का भाग बिलो x एक्सेस है, इसकी भी इमेज इसी प्रकार बनाएंगे और इसको भी बाद में डार्क कर दिया जाए, तो आप देखते हो ये जो ग्राफ नजर आएगा ये cos mod cos x या इवन पावर्स ऑफ cos x होगा। अब अगर आप mod cos x का डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव बताना चाहते हैं तो जरा एक बार ग्राफ को सही से समझें। आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ को भी बिना टूटे हुए या बिना रुके हुए या विदाउट ब्रेकिंग x अक्ष की दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, इसलिए mod cos x का डोमेन भी कैपिटल R बताएंगे। लेकिन जब mod cos x की रेंज बताने की बात आएगी, यानी परिसर बताने के लिए आपसे कहेगा, तो आपको इस आलेख का बाई अक्ष के अनुदिश एक्सटेंशन यानी विस्तार देखना होगा। तो आप देखते हो कि ये बाई एक्सेस के अलॉन्ग अगर देखें तो मैक्सिमम +1 तक आता है और मिनिमम 0 तक, फिर 1, फिर 0। तो इसका मतलब ये हुआ है कि mod cos x का न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान 1 होगा, इसलिए इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 होगी। ये mod cos x की रेंज हो गई है। अब यदि आपको mod cos x के बारे में मुझे ये बताना हो कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव किन चतुर्थांशों में होगा, तो जैसा कि आप ग्राफ से देख रहे हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में भी पॉजिटिव, फोर्थ में भी पॉजिटिव, यानी कि इन ईच क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रत्येक चतुर्थांश में ये धनात्मक होगा। इसके बाद अगर इस mod cos x के वर्धमान और ह्रासमान की हमसे बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में mod cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है और वैल्यू 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से डिक्रीजिंग है, 1 से लेकर 0 तक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और फोर्थ में 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट में डिक्रीजिंग 1 to 0, सेकेंड में इंक्रीजिंग
and its value increases from 0 to 1. थर्ड में decreasing and its value decreases from 1 to 0, and in fourth again increasing and its value increases from 0 to 1. अब अगर इसके आवर्तनांक की बात की जाए मॉड cos x का, तो आप देख रहे हैं मॉड cos x का आवर्तनांक पाई होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी एक बिंदु पर ग्राफ की स्थिति देखें, अगर आप x = 0 पे ग्राफ देखें तो यहाँ पे है, और कितने इंटरवल बाद या कितनी डिस्टेंस बाद फिर से उसी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, तो आप देख रहे हैं पाई, तो 0 से पाई तक की डिस्टेंस पाई हुई है, इसलिए मॉड cos x का पीरियड आप पाई बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको cos x और मॉड cos x का ग्राफ आसानी से समझ में आया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के बीच साझा जरूर करें, यानी कि अंग्रेजी में शेयर करना कहते हैं, ये अवश्य करें। जय हिंद।